बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम मेटल कंडक्टर के अंदर से फ़्लो होने वाली इलेक्ट्रिकल करंट को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से किसी मेटल कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल करंट फ़्लो कर रही होगी। बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें एक ख़ास चीज़ जो है वो कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की आएगी। हम इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। मेटल कंडक्टर करंट फ़्लो होने से पहले किस सूरत में होता है और जब करंट फ़्लो होने लगती है तो किस तरह से फ़्लो करती है, ये सारी बातें जो हैं वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं कि करंट फ़्लो थ्रू मेटल कंडक्टर। कंडक्टर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करने का या इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करवाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल जाना जाता है। हमारे घर के अंदर भी जितनी इलेक्ट्रिकल सप्लाई आती है या जितनी भी घर के अंदर हम यूटिलाइजेशन सप्लाई की करते हैं वो सारी की सारी कंडक्टर में से ही करंट फ़्लो करके आ रही होती है। तो उस कंडक्टर में करंट कैसे फ़्लो करती है, क्या उसके अंदर प्रोसीजर होता है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमने देखनी है। अगर बेटे हम किसी मेटल कंडक्टर को माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखें तो हम मेटल के अंदर अगर किसी तरीके से जाएं तो जाकर देखें तो हमें नज़र आएगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली उसके अंदर रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। उनकी रैंडम मोशन बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे किसी कंटेनर में बंद गैस मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन होती है। मतलब बेतरतीबी से वो फ्लो कर रहे होते हैं, उनमें कोई तरतीब, कोई सिमेट्री नहीं होती। जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ़्ट से राइट आते हैं उतने राइट से लेफ़्ट चले जाते हैं। तो हम अगर उनके नेट फ़्लो की बात करें तो नेट फ़्लो उनका ज़ीरो होता है। फ़्लो हम उसी को मानते हैं जो एक ख़ास सिमत में, एक ख़ास टाइम में, एक ख़ास क्रॉस सेक्शनल एरिया में से चार्जेस का फ़्लो बन जाए, उसे हम उसका फ़्लो मानते हैं। अब चार्जेस अगर एक ख़ास सिमत में, ख़ास टाइम में, ख़ास एरिया में से फ़्लो कर जाएं तो वो चार्जेस का फ़्लो कहलाएगा। अगर लेफ़्ट से राइट जितने चार्जेस जाते हैं उतने राइट से लेफ़्ट आ जाएं तो नेट फ़्लो ज़ीरो बन जाएगा, चूँकि उसका कोई फ़्लो नज़र ही नहीं आएगा। ठीक है, हम कहेंगे कि एक सिमत इनकी तयन नहीं है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो इसको फ़्लो नहीं कंसिडर किया जाएगा। अब वाटर के फ़्लो की बात कर लें। पाइप के अंदर अगर पानी डालते हैं तो वो पानी पाइप के एक सिरे से इंटर होता है और दूसरे सिरे की तरफ चलना शुरू कर देता है, तो हम पानी को फ़्लो उसको कंसिडर करते हैं। अगर हम दोनों साइड का पोटेंशियल बराबर कर दें, यानी दोनों साइड का लेवल पानी का बराबर कर दें, तो पानी दोनों साइड से फ़्लो नहीं किसी तरफ करेगा। जितने मॉलिक्यूल्स वाटर के इधर जाएंगे उतने ही इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फ़्लो ज़ीरो तस्वर किया जाएगा। तो यही बात कुछ चार्जर की है। चार्जेस एक सिमत से दूसरी सिमत की तरफ और उस सिमत से इस सिमत की तरफ जितने आते हैं, अगर उन दोनों की क्वांटिटी बराबर हो तो नेट फ़्लो ज़ीरो तस्वर किया जाएगा। अब ये सूरत हाल होती है कि जब हम नॉर्मल कंडक्टर को पड़े हुए देखते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि वी हैव अ कंडक्टर और वो सिलेंड्रिकल शेप का है। उस कंडक्टर की एक लेंथ है, उस कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडम मूव कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स की मैं मोशन भी साथ एरो के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन रैंडम मोशन, और इनकी रैंडम मोशन कुछ इस तरह से है जैसे कंटेनर में बंद गैस मॉलिक्यूल्स की होती है।
कि इनमें कोई सिमेट्री नहीं है, कोई तरतीब नहीं है। ये उस वक़्त की इनकी तस्वीर बनाई गई जब इनके ऊपर कोई भी हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की। तो हम इसमें लिख भी देते हैं यहाँ पे कि विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर से जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट जाएंगे इधर को, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑपोजिट सिमत में आ जाएंगे। तो नेट फ्लो ज़ीरो तस्वर किया जाएगा। उस नेट फ्लो ज़ीरो की वजह से कोई करंट इस कंडक्टर में फ़्लो नहीं करेगी जब आप कोई बाहर से फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे होंगे। अब हम क्या करते हैं कि यही कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो कंडक्टर में कुछ चेंजेस आएंगी। दिस इज आवर कंडक्टर। इस कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया तस्वर कर लेते हैं, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में अब देखना है कि कितने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इस तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरी तरफ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अप्लाई करते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगी जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ये जो मैं ग्रीन लाइंस लगा रहा हूं, दीज लाइंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाए। ये जो ग्रीन फील्ड लाइंस हैं ये मुझे शो कर रही हैं कि आपने इसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया। अब इस एक्सटर्नल फील्ड का इफेक्ट क्या आएगा, ये क्या चीज़ हमारे सामने लेके आएगा कि करंट फ्लो करने लग जाएगी, और क्यों करंट फ्लो करेगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये दो चीज़ें के आंसर जो हैं वो हमें यहाँ से सीखने पड़ेंगे कि करंट क्यों फ्लो करेगी और कौन सी चीज़ को हम करंट मानेंगे। पहली बात कि ये जो रैंडम मोशन हो रही है, अगर हम रूम टेम्परेचर पर इन इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम वेलोसिटी का जिक्र करें तो ये सेवरल 100 किलोमीटर्स पर सेकेंड होगी, यानी इतनी फास्ट ये वेलोसिटी होती है। तो अगर हम इस वेलोसिटी को बोलते हैं, इसका नाम रखते हैं थर्मल वेलोसिटी। तो अगर हम बात करें थर्मल वेलोसिटी की, तो ये कितनी होगी एट रूम टेम्परेचर thermal velocity of free electrons is several hundred किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी ज़्यादा वेलोसिटी होने के बावजूद ये इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो नहीं करवाते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चूँकि जैसे ही ये मूव करते हैं इनकी मोशन इस तरीके से होती है कि कोलिजन खाने के बाद अपनी सिमत बदल लेते हैं, कोलाइड करते हैं, अपनी सिमत बदल। इनकी कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन माना जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी कोलिजन के दौरान इलास्टिकली कोलाइड करते हैं विद द एटम्स या लेटस ऑफ द एटम्स, तो उसकी वजह से इनकी वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं आती। तो हम कहते हैं कि दीज इलेक्ट्रॉन्स, दीज रैंडम मोशन
of electrons collide elastically with crystal lattice and velocity does not change आफ्टर कोलिजन, कि इनकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता कोलिजन के बाद। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो क्या कमाल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को एक सिमत में मूव करवाने की कोशिश करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इस कोशिश ने जब इलेक्ट्रॉन को एक सिमत दी, तो अब एक सिमत में जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो रास्ते में अगर लेटस आएगा तो उसके साथ कोलिजन करके अपनी डायरेक्शन नहीं बदलेंगे, चूंकि उसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई हो रही है। तो इस कोलिजन के दौरान इलेक्ट्रॉन नॉन इलास्टिकली अपनी कोलिजन करते हैं। अब उस कोलिजन में इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी क्रिस्टल लेटस को दे देते हैं और जिसकी वजह से अपनी एनर्जी इन्होंने लॉस कर दी। एनर्जी लॉस कर दी तो इनकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन की मोशन पर क्या फर्क पड़ता है। इलेक्ट्रॉन की मोशन रेक्टिलिनियर बनना शुरू हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट रेक्टिलिनियर हो जाएगी, लेकिन रेक्टिलिनियर बनना शुरू हो जाएगी। अपनी एनर्जी ये इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्रिस्टल लेटिस को देना शुरू कर देंगे और इनकी वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो उससे इनकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन कर लेंगे, जो कि वैल्यू में बहुत कम होगी। और उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कमाल करती है। इलेक्ट्रॉन बेटे मूव किधर को करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ई की डायरेक्शन इस सिमत में। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर हैं तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ खींचे चले जाएंगे। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की मोशन नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होगी, अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ये उसका असर है। तो हम यहां पे लिखते हैं अंडर एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स moves in opposite to the field or in the direction of नेगेटिव ई, यानी ई की सिमत में नहीं बल्कि नेगेटिव ई का मतलब है ई की ऑपोजिट सिमत में ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की इस मोशन के दौरान एक और वेलोसिटी इनको मिलेगी। थर्मल वेलोसिटी तो इनके पास पहले ही रहेगी, एक और वेलोसिटी नहीं मिल जाएगी। लेकिन उस वेलोसिटी की डायरेक्शन रैंडम नहीं होगी, वो एक सिमत में होगी और वो सिमत नेगेटिव ई की सिमत में होगी। नेगेटिव ई की सिमत में इनको मिलने वाली जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म इसलिए होगी क्योंकि वो एक सिमत में है। रास्ते में इलेक्ट्रॉन कोलाइड करके अपनी एनर्जी क्रिस्टल लेटिस को भी देंगे, जिससे ये वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी। ये सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकंड नहीं रहेगी। तो हम कहते हैं कि दिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बल्कि electrons gain another velocity in the direction of
नेगेटिव ई। electrons collide with crystal lattice and lose their energy। जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस कर देंगे देन gain uniform velocity called drift velocity। This is in order to 10 raised to power -3 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बल्कि ये वेलोसिटी होगी इन ऑर्डर टू 10 रेज टू पावर -3 सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। अब इसका बेटे मतलब ये हुआ कि जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ एक वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी का नाम थर्मल वेलोसिटी होता है। लेकिन जब एक्सटर्नल फील्ड आ जाए तो इलेक्ट्रॉन के पास दो वेलोसिटीज़ आ जाती हैं। वन इज़ द थर्मल वेलोसिटी, अनदर वन इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो फॉर्मल डेफिनेशन है अगर हम वो लिखें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी the constant velocity of electrons in the direction of negative E is known as drift velocity। It is in order to 10 raised to power -3 मीटर पर सेकेंड। अब बेटे लगता तो ऐसे है कि ये तो इतनी कम वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी तो 100 किलोमीटर पर सेकंड थी, लेकिन वो करंट फ्लो नहीं करवा सकी, तो ये छोटी सी वेलोसिटी कैसे करंट फ्लो करवाएगी? सोचने को तो ऐसे ही लगता है, लेकिन ये छोटी सी वेलोसिटी का कमाल देखिएगा क्या है। मैं यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स की सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनाऊंगा। जो इलेक्ट्रॉन्स अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड होंगे वो इस सिमत में जाएंगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इन इलेक्ट्रॉन्स की जो दूसरी वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी है, वो ख़त्म हो चुकी है। ऐसा नहीं है, थर्मल वेलोसिटी भी इनके पास है। ज़रा लॉजिक देखिएगा करंट फ्लो होने की क्या है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप इस लेक्चर का, वो मैं अभी डिस्कस करने लगा। बेटे इधर देखते हैं हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा था विद वेरी हाई स्पीड। बड़ा एरो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इसके पास ये थी थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। रैंडम मूव कर रहा था, यहाँ से इसने इधर पहुँचना था। आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की, उस फील्ड के ज़रिए असर इसको इस सिमत में एक वेलोसिटी मिल गई जो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रीन कलर की इधर को है, ये वेलोसिटी मैंने ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। इसको मैं ब्लैक कलर से बनाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ये छोटी सी थर्मल ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हुआ ऐसे कि जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी तो ये आराम से इधर पहुँच जाता था, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड आई
तो ये इधर को जाने लगा। हर लम्हे इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगी जिसने इसको पीछे धकेलना शुरू किया। जब इसको धकेलता गया तो इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इधर पहुंचने की बजाय इधर से इधर पहुंचा। ठीक है, अब इधर से इधर इसने थर्मल वेलोसिटी की वजह से जाना था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको धकेलते इस पॉइंट तक पहुंचा दी। तो ये जो इस सिमत में वेलोसिटी इसको ब्लैक कलर की मिली है, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का लफ्जी मतलब ये है कि धकेलने वाली, रास्ता बदलने वाली वेलोसिटी। तो ये एक्चुअली में इसलिए ही इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं कि थर्मल वेलोसिटी का रास्ता बदल देती है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये थी एक इलेक्ट्रॉन की कहानी। अब सोचिए, हजारों इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन एरिया में इस तरह रैंडम मोशन कर रहे थे। हजारों, लाखों, करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स इस तरह रैंडम मोशन कर रहे थे। हर इलेक्ट्रॉन को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए असर लेके आए, यानी बाहर से आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो क्या हुआ कि हर इलेक्ट्रॉन को एक ड्रिफ्ट दी गई। जब हर इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट मिली तो जिस इलेक्ट्रॉन ने यहां से इधर पहुंचना था वो थोड़ा इधर हो गया, अगला भी थोड़ा इधर हो गया, अगला भी थोड़ा इधर हो गया। तो ये जब एक ही वक्त में ये सारा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर रैंडम जा रहे थे, थोड़ा सा इधर झुके तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया में से, ये जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, उस क्रॉस सेक्शन एरिया में से ये इलेक्ट्रॉन गुजर गए। उनका फ्लो उस मूवमेंट पर एक तरफ झुक गया, उनका फ्लो उस मूवमेंट, उस लम्हे पर एक तरफ बना, उसको ही हमने इलेक्ट्रिकल करंट का नाम दे दिया। ये बात समझना थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन आसानी से समझ आ जाएगी अगर आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि रैंडम मोशन की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे थे, लेकिन जब सबको ड्रिफ्ट दिया गया तो वो इलेक्ट्रॉन थोड़े से इस तरह झोंके के साथ झुके, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया को सारे इलेक्ट्रॉन ने एक ही वक्त में क्रॉस कर लिया। तो एक तरफ उनका फ्लो बन गया उस मूवमेंट पर, अगले मूवमेंट पर अगले इलेक्ट्रॉन्स, उस अगले मूवमेंट पर अगले इलेक्ट्रॉन्स का झोंका आ जाएगा। इस तरह झोंके से वो इलेक्ट्रॉन एक क्रॉस सेक्शन एरिया में से एक सिमत में पास करेंगे, ऐसा महसूस होगा कि वो पास कर रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे कि ये ड्रिफ्ट की वजह से हुआ है। और इसी को ही एक सेकंड के अंदर एक क्रॉस सेक्शन एरिया में से जितने चार्जेस पास करें उसी को हम करंट का नाम देते हैं। ये अच्छे तरीके से आप समझ लें। इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल में एक चीज़ समझते हैं। फर्ज करें कि बेटे आप एक नीम के दरख्त या सफ़ेदे के दरख्त के पास बैठे हों, नॉर्मल हवा चल रही थी तो उसके पत्ते रैंडमली मूव कर रहे थे। आंधी आई, एक सिमत में हवा आई, आपने ऐसे हाथ रखा तो उस सिमत में हवा की वजह से पत्तों ने आपके हाथ को एक मोमेंट के लिए काट दिया। जब पत्तों ने आपके हाथ को एक मोमेंट के लिए कट किया, तो उस मोमेंट पर एक्चुअली में ड्रिफ्ट बन गई। ठीक है, तो जिस लम्हे आपके हाथ को उन पत्तों ने क्रॉस किया, उस मोमेंट पर आपके हाथ से करंट गुजर गया। लेकिन अगर आप ये चीज़ कॉन्टिन्यूसली लेना चाहते हैं तो हम कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई किए रखें। जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर बाहर से अप्लाई किए रखेंगे तो ये ड्रिफ्ट हमें मिलती रहेगी, और उस क्रॉस सेक्शन एरिया में से झोंके से इलेक्ट्रॉन एक तरफ झुकते जाएंगे, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो फ्लो होती जा रही है। ये थी इलेक्ट्रिकल करंट की एक्चुअली फ्लो इन कंडक्टर के किस तरह से वो फ्लो होती है। अब हम बेटे स्टेडी करंट लेना चाहते हैं, यानी कॉन्टिन्यूसली ये ड्रिफ्ट लेना चाहते हैं। जो मैंने जैसे आप जिक्र किया, आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट उसके ऊपर अप्लाई रखनी होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट अप्लाई करने के लिए आपने इस बैटरी का पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट करना होगा। चूंकि कांस्टेंट बैटरी का पोटेंशियल होगा तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मिलती जाएगी। तो हम इसको बोलते हैं स्टेडी करंट। उस वक्त हमें ये झोंके बार बार मिलेंगे एक इक्वल वक्फे में, इक्वल टाइम इंटरवल के बाद, तो उसको स्टेडी करंट का नाम दे देंगे। हम कहेंगे फॉर स्टेडी करंट वी शुड हैव अप्लाई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक field that is maintained by
कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के जरिए सर उसमें से फ्लो करेगी। तो ऐसे करंट को हम स्टेडी करंट का नाम दे देंगे। ये तो थी बात कि किस तरह से स्टेडी करंट इसमें से फ्लो करेगी। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, कंडक्टर के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते, फिजिकली मूव नहीं करते, सिर्फ नेगेटिव की वजह से हम इसको ड्रिफ्ट मिल देते हैं और इलेक्ट्रिकल करंट मानते हैं। लेकिन बेटे किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस, पॉजिटिव आयंस भी मूव करते हैं और नेगेटिव भी मूव करते हैं। तो जितने पॉजिटिव आयंस क्रॉस करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया को, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और उतने ही नेगेटिव आयंस मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब क्रॉस सेक्शन एरिया को दोनों ऑपोजिट आयन क्रॉस कर रहे हैं। यहां पे ये था कि इलेक्ट्रॉन्स ही इधर जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स ही इधर आ रहे थे, तो नेट इलेक्ट्रॉन का फ्लो जीरो था। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में नेट इलेक्ट्रॉन का नेट चार्जेस का फ्लो जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज वो चार्जेस ऑपोजिट चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे तो उनके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मोशन की वजह से हम कहेंगे कि नेट करंट डबल हो जाएगा। पॉजिटिव आयंस की वजह से भी और नेगेटिव आयंस की वजह से भी करंट फ्लो कर रही होगी। तो इन इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर भी सेम यही सारा कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोलाइट total current I will be equal to I for positive ions plus I for negative ions। इन दोनों आयंस के वजह से टोटल करंट फ्लो कर रही होगी। ये था जी आज का लेक्चर। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।